आज का जो चैप्टर है ये है पावर फैक्टर दोस्तों। और पावर फैक्टर जो है, ये क्या होता है पावर फैक्टर, जिसे आप हिंदी में कहते हैं शक्ति गुणांक। हिंदी में क्या कहा जाता है? शक्ति यस सर। गुणांक। शक्ति गुणांक। हाँ, अब ये जो शक्ति गुणांक है, ये स्पेशली जब हम एसी सर्किट पढ़ते हैं तो शक्ति गुणांक जो है ये इसका अपना बहुत महत्व है। एसी सर्किट में हमारे घरों की जो बिजली है वो इस पर ही डिपेंड करती है। बिजली का जो बिल है पावर फैक्टर ही डिपेंड करता है, उसी पर डिपेंड करता है, पावर फैक्टर पर। यदि पावर फैक्टर यस का मान सर। कम होगा तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा। ये हमारे रूरल एरिया में गांव के लोगों को ये सब चीजें पता नहीं रहती। ठीक है, लेकिन आप यस एक सर। इलेक्ट्रिशियन बन रहे हैं तो इसके लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये पावर फैक्टर क्या होता है? कोसाइन वैल्यू यस ऑफ सर। एंगल, मतलब कि जो साइन जो वेव होती है, कोज या तरंग जो होती है जिसे कहते हैं, उसका एंगल होता है, कोण होता है। और ये कोण किस किस के बीच का होगा? वोल्टेज और करंट के बीच का होगा। ठीक है, इसमें ये एंगल कौन कौन से होंगे? 0, 30, दिख रहा है आपको? 45, 60, यस देन सर। 90। तो जीरो से स्टार्ट 90। होगा। हाँ, जीरो से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 90 तक। ठीक है। 90 तक। हाँ, तो सेकेंड स्टेप में लिखा है कॉस फाई। और कॉस फाई देखो, कॉस फाई का मतलब कि कॉस यदि जीरो का मान, तो ये जब जीरो एंगल रहेगा तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? एक। हाँ, 1 होगा। वन। और हाँ, यदि 30 दिया है, ये कॉस 30, कॉस जीरो का मान 1। वैसे ही कॉस 30 का मान √3/2। ठीक है, वैसे रूट ही, 3/2। हाँ, वैसे ही कॉस 45 का जो मान होगा वो 1/√2 होगा। 1/√2। हाँ, वैसे ही हमें मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। 1/2। ठीक है, वैसे ही कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। शून्य। ठीक, इतना समझ में आ गया हमें? यस सर। हाँ, अब यदि हम देखें, इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ यस मैं। सर। अब यदि हम देखें तो जो पावर फैक्टर होता है कॉस, हमको मालूम है पावर फैक्टर क्या होता है। कॉस 5 का मान होता है ना पावर फैक्टर। तो यस जितना सर। जितना एंगल होगा उतना मान होगा इसका। तो यस सर। जितना एंगल होगा मतलब कि कॉस 5 का मान, जैसे कॉस 0 का मान क्या होगा? 1 होगा। 1। कॉस 30 का मान, √3/2। हाँ, यदि इसको हम जब √3 में 2 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 0.866 दिया रहेगा। तो जितने भी बुकें हैं सभी बुकों में ये इसका मान लिखा रहता है। √3/2 लिखा नहीं रहेगा, लेकिन वहां पर क्या लिखा रहेगा? जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट एट सिक्स जीरो सिक्स लिखा जीरो रहेगा। पॉइंट एट सिक्स सिक्स हाँ, ये लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप सभी को? अब वैसे ही देखेंगे यस सर। हम, तो वैसे ही देखेंगे हम, तो यहाँ पर जब पावर फैक्टर का मान 45 हो, कॉस 45 हो, तो उसका मान कितना हो जाएगा? 0.7077। 0.707। ठीक है, वैसे ही कॉस 60 का जब मान होगा तो ये यस सर। कितना होगा? 1/2 होगा। और 1/2 का मान कितना होता जीरो है? पॉइंट फाइव हाँ, 0.5, मतलब कि एक में जीरो दो, पॉइंट फाइव 1 में 2 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 0.5 आएगा। ठीक है, इतना फाइव समझ में आ रहा आएगा। है आपको? वैसे ही कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा? यस सर। 0 हो जाएगा। मतलब जीरो। हाँ, तो पावर फैक्टर का जो एंगल होगा, और वोल्टेज और फैक्टर भी करंट, 0 होगा। हाँ, तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होगा, ये एंगल क्या हो जाएगा? यदि कॉस 90 जीरो। होगा तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सिंपल प्रोसेस। अब यदि हमें इसे पूरा अच्छे से और समझना है कि कॉस 5 का मान कैसे निकालते हैं, कहाँ से आता है, तो इसे हम यस इस सर। तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये इसका फेजर डायग्राम है। दिख रहा है यस आपको? सर। फेजर डायग्राम यस सर। ये जो फेजर डायग्राम है, इस फेजर डायग्राम में देखेंगे हम कि यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हुआ है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया वो हुआ है। एक्सेस। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस हो गया और पॉजिटिव वाला, है ना, प्लस वाई एक्सिस हो जाएगा। और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? माइनस वाई एक्सिस हो जाएगा। और इस साइड, लेफ्ट साइड में जो है, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, तो ये प्लस का एक्सिस एक्सिस होगा। और ये क्या हो जाएगा?
माइनस का एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल खींची हुई है, ये लाइन जो खींची दिख रही है आपको, ठीक है। एक काम करिए, जो आप आवाज आ रही है ना, इसको पहले म्यूट कीजिए आप, या तो आप ये आवाज को म्यूट करिए, ये बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। आवाज म्यूट कीजिए। तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है, यही पावर फैक्टर एंगल है। तो ये जो एंगल होगा, ये पावर फैक्टर एंगल कहलाएगा दोस्तों। तो आई कॉस फाई ऊपर वाला ये हो जाएगा एक्टिव कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज, मतलब वोल्टेज का एक्टिव कंपोनेंट हो जाएगा, जिसे आप सक्रिय कहते हैं, सक्रिय कंपोनेंट। और दूसरा हो जाएगा पेसिव कंपोनेंट। तो देखो, ये जो माइनस आई साइन फाई लिखा है, ये एक्स और एक्स वाई दिख रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ये कोण बन रहा है। इसी कोण का मान जैसे जैसे ज्यादा होगा या कम होगा, उस हिसाब से पावर फैक्टर एंगल ये निकलेगा। तो ये जो है फाई का मान, ये है पावर फैक्टर एंगल। ये फाई का मान क्या है? पावर फैक्टर एंगल। पावर फैक्टर एंगल। हाँ, तो ये जो रिएक्टिव कंपोनेंट जो है, ये रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, तो करंट का रिएक्टिव कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? माइनस साइन फाई वाला। ध्यान से सुनिए, जिसमें साइन लिखा रहेगा वो कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? रिएक्टिव कंपोनेंट हो जाएगा। और जिसमें कॉस लिखा रहेगा वो क्या हो जाएगा? एक्टिव कंपोनेंट हो जाएगा। इतनी चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में यहाँ पर जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, वो करेंट और वोल्टेज के बीच में खींचा हुआ कोण है। तो यही जो कोण होगा, यही पावर फैक्टर कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। इतना यस हमने समझ सर। लिया। अब हम आगे यस सर। बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ देखेंगे कि आई इक्वल आई कॉस फाइव माइनस आई साइन फाइव लिखा हुआ है, ठीक है। दिख रहा है क्लियर यहाँ पे? तो ये जो वैल्यू निकल रही है, इस वैल्यू को हम कैसे यस समझेंगे? सर। तो यहाँ पर जो फेजर डायग्राम में देखा हमने, ये हो जाएगा कॉस फाइव वाला एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। कॉस फाइव वाला कौन सा कंपोनेंट है? एक्टिव, एक्टिव। ठीक। ये हो जाएगा कॉस फाइव वाला एक्टिव कंपोनेंट। और ये जो साइन फाइव वाला है, ये कौन सा हो जाएगा? रिएक्टिव कंपोनेंट। क्या हो जाएगा? रिएक्टिव कंपोनेंट। रिएक्टिव कंपोनेंट। हाँ, तो एक्टिव कंपोनेंट और ये रिएक्टिव कंपोनेंट, तो साइन फाइव वाला होता है रिएक्टिव कंपोनेंट और कॉस फाइव वाला होता है एक्टिव कंपोनेंट। तो इन दोनों का माइनस होता है। जे एक प्रकार का कॉन्जुगेट है। क्या है ये? कॉन्जुगेट। इसको ऑपरेटर कहा जाता है। ऑपरेटर जे, ऑपरेटर आई, ऐसा पढ़े होंगे ना? कॉन्जुगेट। ऐसा टेंथ में या इलेवेंथ में पढ़े होंगे, आई वाला ऑपरेटर आई या ऑपरेटर जे। जो मैथ्स लिया होगा तो इलेवेंथ में पढ़ा होगा आपने, ऑपरेटर आई और ऑपरेटर जे। तो इसमें जो जे है, ये कॉन्जुगेट है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये जो दिख रहा है आई का मान जब निकालेंगे, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला बनेगा दोस्तों कि रूट में आई कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस आई साइन फाइव का स्क्वायर। ये फार्मूला फेमस है क्योंकि ये फार्मूला किस पर बेस्ड है? जैसे आप इस टाइप से एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, सेम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर भी ये कर्ण का फार्मूला। वर्ग बराबर हाँ, लंब। तो ये फार्मूला उसी बेस पर बना हुआ है। ये हो जाएगा आई का वर्ग। अब ये आई का वर्ग जो है, यहाँ पर वर्गमूल बन जाएगा, राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये आई का वर्ग इस साइड चला गया, इसीलिए रूट में आ गया। तो इधर ये इसको मान के चलते हैं कि ये क्या हो गया। देखिए, इसी को मान के चले, ये आई का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग हो गया, ये हो जाएगा लंब का वर्ग, और ये क्या हो जाएगा? आधार का वर्ग। इस प्रकार से ये फार्मूला आधार यहाँ पर कार्ड। निकला है। अब जो है ये टेन फाइव दिख रहा है आपको, ये टेन फाइव जो है, ये क्या हो जाएगा जब आप इसको फार्मूले बेस पर लेंगे? तो ये फेजर डायग्राम है, देखिए एंगल दिख रहा है ना आपको टेन फाइव का। तो ये टेन फाइव इक्वल हो जाएगा माइनस साइन फाइव अपान अपान आई कॉस फाइव हो जाएगा। तो माइनस साइन फाइव अपान कॉस फाइव, ये फार्मूला हो जाएगा टेन फाइव का। तो यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप? एंगल निकाल सकते हैं दोस्तों। हाँ, इस तरीके से आप इसको, ये वाले फार्मूले को लिख सकते हैं। इसको नोट कीजिए, से नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए।
नोट कीजिए हो गया जल्दी। सर। हाँ ठीक है। अब जी सर। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ये जो फार्मूला दिख रहा है आपको। अब पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं पावर फैक्टर के। तो जो पावर फैक्टर के मुख्य जो कंपोनेंट होते हैं वो होता है एक्टिव पावर, और एक्टिव पावर को हम किलोवाट से शो करते हैं। इसके पहले हमने देखा है एक्टिव पावर को हम किलोवाट शो करते हैं, तो ये एक्टिव पावर जो है इसकी इकाई क्या होती है, किलोवाट होती है। और रिएक्टिव पावर इसकी इकाई होती है किलोवोल्ट एम्पियर। ठीक है, के वी ए आर लिखते हैं, इसको कैसा लिखते हैं, के वी ए और कैपिटल आर, इस टाइप से लिखते हैं। तो एक्टिव पावर अपान रिएक्टिव पावर, या इसको बोलते हैं एपरेंट पावर भी बोलते हैं, उसका अनुपात क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। ये एक इसकी परिभाषा हो गई। सेकंड, दूसरा फार्मूला होता है पावर फैक्टर इज आर अपान जेड। तीसरा फार्मूला होता है इसका ट्रू पावर, ट्रू पावर दिख रहा है आपको, अपान एपरेंट पावर, मतलब कि किलोवाट अपान किलोवोल्ट एम्पियर। ये इसका अनुपात क्या होता है, पावर फैक्टर होता है दोस्तों। उसके बाद इसकी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है कोसाइन ऑफ द फेस एंगल, मतलब कि जो कोसाइन ज्या तरंग है उनके बीच का फेस एंगल पावर फैक्टर कहलाता है। फोर्थ उसका डेफिनेशन बन जाएगा यूजफुल करेंट अपान टोटल करेंट। तो यूजफुल करेंट अपान टोटल करेंट निकालते हैं तो भी ये क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है दोस्तों। तो यूजफुल करेंट अपान टोटल करेंट का रेशियो भी पावर फैक्टर कहलाता है। तो ये पावर फैक्टर के इतने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 देन 4 देन 5। तो 5 इसके पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स में कोई भी एक पॉइंट भी पूछे तो आपको सही आंसर ऑब्जेक्टिव में लगाना है। ठीक है, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए सभी स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जल्दी से लिख लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद यदि हम चलते हैं तो इसके बाद चलेंगे हम, अब ये एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, मतलब कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ये जो वोल्टेज ट्राइंगल होता है ये क्या होता है, इसे भी देख लीजिए। वोल्टेज ट्राइंगल क्या काम करता है, ये वोल्टेज ट्राइंगल को जब देखेंगे आप इसमें तो अक्सर देखेंगे कि जो कोसाइन वैल्यू जो होती है, तो हमें मालूम है कि जैसे ही हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था हमने, वैसे ही आवाज किसके यहाँ से आ रही है, ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है, म्यूट कीजिए। जी ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा आ रही है सभी के यहाँ की, इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट हैं, ये एक और स्टूडेंट किसने है अभी जिसकी आवाज आ रही है, चलिए। ये जो वोल्टेज ट्राइंगल है, वोल्टेज ट्राइंगल को हम समझेंगे। तो वोल्टेज ट्राइंगल क्या होता है, बेसिकली वोल्टेज ट्राइंगल देखेंगे हम। तो ये वोल्टेज ट्राइंगल में जो कॉस फाई होता है, कॉस फाई वी आर अपान वी, मतलब कि ये जो वी आर है अपान वी होता है, तो ये वोल्टेज ट्राइंगल में कहाँ से आता है। तो हमने देखा है एक त्रिभुज बनाया हमने, ये एक त्रिभुज है, दिख रहा है सभी को। और ये एक त्रिभुज में ये VL का मान दिख रहा है आपको, और ये दिख रहा है आपको V इक्वल आई जेड, और नीचे दिख रहा है आपको V इक्वल आई आर। तो V इक्वल ओम्स, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल आई इंटू आर
होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में V इक्वल टू R होता है, सभी को मालूम है। तो ये जो VL का मान है वो क्या हो जाएगा, I इंटू XL हो जाएगा, और V का मान जो निकलेगा ये हो जाएगा V इक्वल I इंटू Z हो जाएगा स्टूडेंट। अब जब भी इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो ये जो फाई की जो वैल्यू है यही पावर फैक्टर एंगल कहलाएगा। तो पावर फैक्टर एंगल जो दिख रहा है आपको, ये पावर फैक्टर एंगल R अपान Z से आप निकाल सकते हैं इसे। तो ये जो cos फाई जो है ये VR अपान V हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है जो cos फाई किलोवाट अपान क्या निकालते हैं, KVA निकालते हैं, KVA R। तो किलोवाट अपान KVR होता है, मतलब कि ये एक्टिव पावर अपान एपरेंट पावर का रेशियो होता है। तो एक्टिव पावर अपॉन apparent पावर इज कॉल्ड cos फाई, इज कॉल्ड cos फाई। तो इस टाइप से स्टूडेंट हम इसे समझ सकते हैं। आगे देखेंगे इसको, ऐसे राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये जो है cos वोल्टेज जो ट्राइंगल है इस तरीके से आप निकालते हैं। इसमें VL V और VR का मान दिया हुआ रहता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इसे निकाल सकते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे हम इसमें। तो यदि जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो ध्यान दें कि जितना पढ़ाया जा रहा है उसी को समझ लें। अभी जितना पढ़ाया जा रहा है उसी को समझ लें। अब ये जेड ट्राइंगल क्या होता है इसे भी देख लीजिए स्टूडेंट। जेड ट्राइंगल देख लेंगे, जेड ट्राइंगल। तो जेड ट्राइंगल में क्या होता है, cos फाई अपान आर अपान जेड होता है। तो cos फाई इक्वल आर अपान जेड, और इसके पहले हमने पढ़ चुका है थ्योरी में, हमने क्या पढ़ा था, ये क्या होता है, सर्किट का पावर फैक्टर होता है। तो सर्किट का पावर फैक्टर रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का रेशियो होता है। तो इम्पीडेंस को जेड से शो करा जाता है और रेजिस्टेंस को आर से शो किया जाता है स्टूडेंट। तो सर्किट का जो पावर फैक्टर है ये cos फाई इक्वल, cos फाई इक्वल क्या होता है, आर अपान जेड होता है स्टूडेंट। cos फाई इक्वल आर अपान जेड। अब ये देखेंगे कि ये आर और अपान और जेड कहाँ से आता है। तो देखिए ये जो पावर है ये के वी ए है, मतलब कि के वी ए पावर हो जाएगी। जेड का मान वी एल दिख रहा है आपको, मतलब एक त्रिभुज आपने बनाया ए बी सी, और ये ए बी सी में आपने देखा ये हो जाएगा एक्टिव पावर। तो वी आर इसको किलोवाट से शो करते हैं एक्टिव पावर, और ये हो जाएगा रिएक्टिव पावर के वी ए आर इज कॉल्ड KVAR, रिएक्टिव पावर। ठीक है, और ये हो जाएगा अपरेंट पावर। ठीक है, तो ये जो इसका अनुपात जो हो जाएगा ये हो जाएगा Z, ये हो जाएगा VL। ट्राइंगल को हम समझेंगे तो ये जो पावर ट्राइंगल है ये इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पावर ट्राइंगल है इसमें जो केवी है और किलोवाट है और केवीआर है, इसे ही मेन, ये मेन होता है, इसे ही समझना है पहले हमें। तो ये जो केवीए है यदि इसे देखा जाए तो ये क्या है कि एपरेंट पावर जो होता है आभासी शक्ति, उसको केवीए से लिखा जाता है। एपरेंट पावर मतलब कि आभासी शक्ति को केवीए से लिखा जाता है। और ये होता क्या है, शॉर्टकट में लिखा हुआ है, आप अपने कॉपी में इसे नोट करते जाइए। ये क्या होता है, एसी सर्किट में करंट एंड वोल्टेज के आरएमएस मान का गुणनफल होता है। सेकंड है किलोवाट। अब ये किलोवाट क्या होता है दोस्तों, इसे देखेंगे तो ये एक्चुअल पावर जो है, एक्चुअल पावर मतलब वास्तविक शक्ति, ये वास्तविक शक्ति क्या होता है इसे शो करते हैं किलोवाट से। ये वास्तविक शक्ति एपरेंट पावर तथा पावर फैक्टर के गुणनफल को कहते हैं। ठीक है, थर्ड है केवीआर। तो केवीआर क्या होता है, रिएक्टिव पावर, प्रतिकारक से शक्ति कहा जाता है। तो ये जो रिएक्टिव पावर है ये अपरेंट पावर का वोल्टेज एंड करंट तथा वोल्टेज करंट के फेस एंगल, वोल्टेज और करंट का क्या हो जाएगा, फेस एंगल के साइन फाई के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वही आई साइन फाई कहते हैं। तो ये चीजों को हमें नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो केवीआर है रिएक्टिव पावर जो होता है उसका जो एंगल होता है वो साइन में होता है, साइन साइन में। और
यहाँ पर देखेंगे हम एपरेंट पावर का जो होता है, एक्चुअल पावर का जो होता है वो कोसाइन वैल्यू होती है। तो साइन वैल्यू और कोसाइन वैल्यू में अंतर है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो एंगल बन रहा है, ट्राइंगल बना हुआ है, देखो ये एक ट्राइंगल बना हुआ है। अब इस ट्राइंगल में देखेंगे हम, तो इसे समझने, पावर फैक्टर को समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। यदि तीन डंडी को इस तरीके से हम एक त्रिभुज बना ले, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक ट्राइंगल में देखो, ये हो जाएगा यूजलेस पावर, जिसे आप रिएक्टिव पावर कहते हैं। ये पावर कौन सी होती है, यूजलेस पावर होती है। सेकंड में ये है एपरेंट पावर। तो ये एपरेंट पावर को देखिए यहाँ पर केवीए से शो किया गया है। किससे शो किया है, केवीए से, किलो वोल्ट एम्पियर से शो किया गया है स्टूडेंट। तो जितने भी एपरेंट पावर मिलेगी आपको, वो हमेशा, या उसे रिजल्टेंट पावर भी कहा जाता है। कहीं पर एपरेंट पावर लिखा होता है, किसी में रिजल्टेंट पावर लिखा होता है। तो ये इसे हम समझेंगे कि ये जो पावर होती है, ये पावर किलो वोल्ट एम्पियर में लिखी जाती है। ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, तो उसमें जो पावर आपको मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, रिजल्टेंट पावर या एपरेंट पावर मिलेगी। तो ये एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का रिजल्टेंट होता है। तो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, मतलब उसका गुणात्मक मान होता है, जो सर्किट में आवश्यक होती है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। और ये केवीए में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में। इसकी बड़ी यूनिट तो केवीए हो गई, छोटी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट एम्पियर हो जाएगी स्टूडेंट। छोटी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट एम्पियर हो जाएगी। अब ये इसे समझने के लिए देखिए, ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है, केवीए में, यहाँ पर एक शॉर्टकट में भी लिखा हुआ है। अब देखो ये इसका जो फार्मूला बनता है, वो क्या बनता है, वी आई इक्वल आई स्क्वायर जेड। ये फार्मूला लिखा हुआ है, वी आई इक्वल आई स्क्वायर जेड। ये पावर ट्राइंगल कहलाता है दोस्तों। इसे हम क्या कहते हैं, मेन चैप्टर कौन सा है, ये पावर ट्राइंगल का। अब देखेंगे ये यूजलेस पावर कौन सी होती है, जिसे आप रिएक्टिव पावर कहते हैं। ये पावर कैसी होती है, तो इसकी जो इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा केवीए आर इक्वल केवीए साइन फाइव। मतलब इसके, इसका जो एंगल होगा वो साइन में होगा। कौन सी में होगा, साइन में हो गया। ठीक है, मतलब कि ज्या तरंग होगी इसमें। तो केवीआर इक्वल केवीए साइन फाइव होगा। इसमें केवीए आर, ये जो केवीआर है इसका फार्मूला, ये जो यूजलेस पावर है या रिएक्टिव पावर है, ये क्या होती है, यह सर्किट में कोई भी यूजफुल पावर इसमें कार्य नहीं करती। मतलब कि यूजफुल पावर इस सर्किट में कार्य नहीं करती, लेकिन सर्किट के रिएक्टेंस के कारण ये उत्पन्न होती है। अब रिएक्टेंस मतलब क्या होता है, एक्स में शो करते हैं ना, एक्स से शो करते हैं रिएक्टेंस को। तो सर्किट, एसी सर्किट, जब करंट फ्लो होगी एसी, तो उसमें रिएक्टेंस पैदा होगा। और ये रिएक्टेंस क्या है, एक प्रकार की बाधा ही है। तो ये रिएक्टेंस के कारण ये उत्पन्न होगा। और इसकी वैल्यू को बढ़ाने से पावर फैक्टर एंगल क्या करता है, बढ़ता है। यदि आप रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ा देंगे तो पावर फैक्टर एंगल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और हमारा पावर फैक्टर एंगल बढ़ेगा, पावर फैक्टर एंगल बढ़ेगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पावर फैक्टर कम हो जाएगी स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि पावर फैक्टर की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब नीचे यूज एक्टिव पावर, हम एक्टिव पावर के बारे में पढ़े हैं। तो ये जो एक्टिव पावर होती है इसे भी हम समझेंगे। तो एक्टिव पावर क्या है, देखिए, ये जो एक्टिव पावर है ये होती है ट्रू पावर, यूजफुल पावर, रियल पावर भी होती है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम, ये जो यूजफुल पावर है या एक्टिव पावर है, ये यूजफुल पावर होती है और ये सर्किट के सभी कार्य, जैसे कि हीटर हो गया, हीटर जानते हैं सभी स्टूडेंट, तो हीटर में भी कार्य करती है। तो ये हीटर में कैसे कार्य करती है, क्योंकि ये एक्टिव पावर है और इसकी रेटिंग क्या होती है, किलोवाट में होती है। तो ये किलोवाट बड़ी यूनिट हो गई, छोटी यूनिट क्या हो जाएगी, वाट। जैसे हम कहते हैं ना, आपकी वाट लगा देंगे करके, हाँ, तो ये छोटी यूनिट क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी, बड़ी यूनिट किलोवाट हो जाएगी। तो ये यूजफुल पावर होती है, पूरे सर्किट में, एसी सर्किट में सर्कुलेट होती है। तो सर्किट के सभी कार्य, जैसे कि हीटर हो गया, हीटर क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ये हीट जो उत्पन्न हो रही है वो किसके कारण होती है,
एक्टिव पावर के कारण होती है। किसके कारण होती है? एक्टिव पावर के कारण होती है स्टूडेंट। ये हमें याद रखना है, क्योंकि हीटर जो ऊष्मा उत्पन्न करता है वो एक्टिव पावर के कारण देता है, और बल्ब जो प्रकाश देता है वो भी एक्टिव पावर के कारण, मोटर में जो टॉर्क डेवलप होता है वो भी एक्टिव पावर के कारण होता है। मतलब बहुत से जो कार्य हैं वो एक्टिव पावर ही करता है। तो ये वाट मीटर एक्टिव पावर में आता है। मेजर करते हैं, वाट मीटर से मेजर करते हैं ना एक्टिव पावर को, क्योंकि ये इसकी यूनिट क्या है? वाट है, इसलिए वाट मीटर का हम यूज करेंगे इसमें। जनरली ऐसा ही इसमें चेक किया जाता है, वाट मीटर से ही आप एक्टिव पावर को मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद देखेंगे हम, तो यहाँ पर अक्सर आपको समझ में आएगा, ये जो है एक्टिव पावर, ये P इक्वल वी आई कॉस फाइव होता है। P इक्वल वी आई कॉस फाइव होता है। तो P इक्वल वी आई कॉस फाइव कैसा होता है? देखो, किलोवाट इक्वल क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या बनेगा इसका? किलोवाट इक्वल केवीए कॉस फाइव, मतलब कि इसमें कोज्या तरंग का यूज किया जाएगा, मतलब कि साइन वेव का यूज किया जाएगा। कौन सा? साइन वेव। किसका यूज किया जाता है इसमें? साइन वेव, साइनसोइडल वेव जिसको कहा जाता है। तो ये इसकी बात की जा रही, तो इसमें किलोवाट इक्वल क्या हो जाएगा? केवीए कॉस फाइव। या यदि हम तीर्य गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा? यदि तीर्य गुणा करेंगे तो कॉस फाइव इक्वल क्या हो जाएगा? किलोवाट अपान केवीए। और ये फार्मूला हम इसके पहले आपको बता चुके हैं। ये जो फार्मूला है, यदि इसको आप अच्छे से समझेंगे तो ये इसका मान क्या होता है? कॉस फाइव इक्वल किलोवाट अपान केवीए। तो ये किलोवाट क्या हो जाएगा? एक्टिव पावर। और केवीए क्या हो जाएगा? एपरेंट पावर। तो एपरेंट पावर, एक्टिव पावर अपान एपरेंट पावर का रेशो कॉस फाइव अर्थात पावर फैक्टर कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया स्टूडेंट, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। उसके बाद हम देखेंगे केवीए इक्वल किलोवाट अपान कॉस हाफ, मतलब कि इसका मान कितना हो जाएगा? 0.5। मतलब कि वन में टू को डिवाइड करेंगे, वन में दो का, एक में दो का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5। तो किलोवाट अपॉन कॉस 0.5। तो इसका मान कितना निकल जाएगा स्टूडेंट? इसका मान यदि हम चेक करेंगे तो इसका मान निकलेगा, इसका मान कितना निकलेगा? 2 किलोवाट। क्योंकि ये दो है ऊपर चले जाएगा, और कॉस फाइव, कॉस वन, तो ये जो है केवीए, ये हो जाएगा 2 किलोवाट। तो हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं स्टूडेंट। कैसे शो करेंगे? यहाँ पर केवी इक्वल 2 किलोवाट, तो 10 फाइव इक्वल क्या हो जाएगा? केवी आर अपान के डब्ल्यू। केवी आर इक्वल क्या हो जाएगा? के डब्ल्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यदि केवी आर एंगल इज मिनिमम टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर। यदि केवीआर का एंगल कम होगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा, पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। अब यदि हमें पावर फैक्टर को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? हमें पावर फैक्टर को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैपेसिटर का यूज करना पड़ेगा टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए किसका यूज कर रहे हैं हम? कैपेसिटर का। तो ये जो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है तो इसके लिए हमको सर्किट में कैपेसिटर, इट मीन्स कंडेंसर को लगाना पड़ेगा, तब पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा। तो यदि पावर फैक्टर कम होने पर लाइन की करंट बढ़ जाती है तो निम्न समस्याएं पैदा होती है। ये समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सबके घर में होती है। यदि सिंगल फेज थ्री फेज कनेक्शन जिसके घर में है उसके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, थ्री फेज कनेक्शन में क्या हो जाएगा, कौन कौन सी पावर फैक्टर कम होगा? तो लाइन करेंट बढ़ जाएगी, तो करेंट का मान बढ़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? हीटिंग ज्यादा क्रिएट होगा, लॉसेस ज्यादा होंगे। यदि करंट का मान बढ़ जाएगा, लाइन करंट का, जिसे आप आईएल कहते हैं, लाइन करंट का मान बढ़ जाएगा तो ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन लाइन में आई स्क्वायर आर लॉस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ जाएगा तो हीट ज्यादा होगा, गर्म ज्यादा होगा कंडक्टर, और फिर उसके बाद खराब हो सकता है कंडक्टर, जिससे उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, करंट कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी स्टूडेंट। उसके बाद देखेंगे हम कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, तो अक्सर जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? बढ़ जाता है। तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने के कारण उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी।
और टर्मिनल पे वोल्टेज कम मिलेगा। आप देखे होंगे पहले के समय में आपके घरों में, पुराने समय में वोल्टेज कम आता था, कम वोल्टेज आता था, तो उसका क्या कारण रहा होगा? पावर फैक्टर का कम होना, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखेंगे तो ट्रांसफार्मर के पास एक एक कैपेसिटर बैंक लगाया जाता है ट्रांसफार्मर के पास, जो कैपेसिटर क्या करता है, पावर फैक्टर को इंप्रूव कर देता है, तो आपका वोल्टेज लेवल बढ़ जाता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप उसको ध्यान दे सकते हैं। वैसे ही ये जो ट्रांसमिशन लाइन के जो इक्विपमेंट होंगे, जैसे कि ट्रांसफार्मर, जैसी सर्किट ब्रेकर, अल्टरनेटर, ये इसकी केवीए रेटिंग क्या करना पड़ता है, फिर हमको बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करें तो हमको ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग बढ़ाना नहीं पड़ेगा, सर्किट ब्रेकर की केवीए रेटिंग बढ़ाना नहीं पड़ेगा, और अल्टरनेटर की केवीए रेटिंग हमको बढ़ाना नहीं पड़ेगा। इसलिए पावर फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसी सर्किट में पावर फैक्टर का अपना एक रोल है, क्योंकि हम ट्रांसमिट किसको करते हैं, एसी को ही करते हैं स्टूडेंट, डीसी को ट्रांसमिट नहीं करते। तो इसमें पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। यदि पावर फैक्टर इम्प्रूव नहीं होगा तो बिजली का बिल क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद देखेंगे हम, यदि आपको इतना समझ में आ गया होगा तो आप कोई भी एक स्टूडेंट म्यूट खोल के कम्युनिकेशन कर सकता है। यस सर। हाँ, ठीक है, लेकिन आपके घर के आवाज नहीं आना चाहिए, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या लगाया जी जाता है? सर। हाँ, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए क्या लगाया जाता है, आप म्यूट कर दीजिए अपने आप को। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या किया जाता है, स्टैटिक कैपेसिटर का यूज किया जाता है स्टूडेंट। किसका यूज करेंगे हम पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए? स्टैटिक कैपेसिटर का। तो ये पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, पावर फैक्टर जब हमको इम्प्रूवमेंट करना है तो स्टैटिक कैपेसिटर, मतलब कि जैसे कि सीलिंग फैन, टेबल फैन में एक कैपेसिटर लगा होता है जिसे आप कंडेंसर कहते हैं, वो पावर फैक्टर को क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करता है। सेकेंड लगाते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। तो सिंक्रोनस कंडेंसर क्यों लगाते हैं, उसके पीछे भी रीजन है। तो सिंक्रोनस कंडेंसर क्या करता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट कर देता है। अब फेस एडवांसर का भी यूज किया जाता है। तो फेस एडवांसर का बेसिकली क्यों यूज करते हैं, ताकि पावर फैक्टर को बढ़ाया जा सके। जब पावर फैक्टर को बढ़ाएंगे तो लॉसेस कम हो जाएंगे और इफिशियंसी हमको क्या मिलेगी, अच्छी मिलेगी स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो जैसे कि स्टैटिक कैपेसिटर यूज करेंगे तो कोई भी सर्किट होगी तो उसके पैरेलल में यूज करेंगे, मतलब कि एक फेस और न्यूट्रल के बीच में आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट होगा। सीरीज में करेंगे तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आपको स्टैटिक कैपेसिटर लगाना है तो पैरेलल में लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी लाइन में करंट फ्लो होगी। तो ये आर और एल सर्किट दिख रहा है और ये बीच में क्या लग गया, सी, तो ये हो जाएगा आर एल सी सर्किट हो गया ना। आर और एल दोनों सीरीज में है और ये सी क्या लग गया, पैरेलल में। तो सीरीज एंड पैरेलल सर्किट हो गया। तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट टू कनेक्ट द पैरेलल ऑफ लोड इन कैपेसिटर यूज। तो कैपेसिटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, फैराड में होती है कैपेसिटर की रीडिंग। और कैपेसिटर पावर रेटिंग क्या होती है, केवीआर में होती है। किस में होती है स्टूडेंट, कैपेसिटर की पावर रेटिंग केवीआर में होती है। और कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो बेसिकली ये चीजें हमने क्लास में पढ़ लिया है, इसलिए हम रैपिडली तेजी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 1 घंटा हो गया है। अब क्या करेंगे, हम क्लास को यहीं क्लोज करेंगे, बाकी कल इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे स्टूडेंट। यस सर। जी सर। जी सर। तो क्लास भी क्लोज।